अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अरमान। उम्मीद है ये नावल आपको भी पसंद आएगा। तो हम अपने नावल की आज फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इसने अपने कांपते हुए हाथों को दरवाज़े के हैंडल पर रखा और आहिस्तगी से दरवाज़ा खुलने लगा। जूँ जूँ वह दरवाज़ा खुल रहा था तो इसके जिस्म के अंदर बहुत से खंजर चल रहे थे। अज़ियत की एक शदीद लहर इस पर से होकर गुजरी। दरवाज़ा खोलकर वो अब अंदर दाखिल हो रहा था। एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम और फिर बहुत से कदम अपने कंधों पर बोझ लिए उठने लगे। इसके कदम की आवाज़ जैसे दीवारों के साथ टकरा कर वापस लौट रही थी। लॉबी से गुजरकर वो लाउंज की तरफ बढ़ा। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। साथ खड़े मुलाजिम ने दीवार के साथ लगे बटन पर हाथ रखा और एक आवाज़ से सारा का सारा हाल बत्तियों से जगमगा उठा। सामने ही इसकी रूह को ज़ख्मी कर देने वाला मंजर नज़र आ रहा था। वो वहीं पर साकत खड़ा तकलीफ से सारी लाउंज की तरफ नज़र दौड़ाने लगा। वह जदीद तर्ज का पुरअसाइश लाउंज ही था जिसमें हस्बे ज़रूरत सारा सामान मौजूद था। कमी थी तो सिर्फ लोगों की खुशी भरे कहके, कुछ बहुत हसीन पल, कुछ खूबसूरत यादें इसके सामने आने लगी जिन्हें सोच कर इसका दिल बेकरार कर्ब तकलीफ़ में डल गया। 10 साल से वो अपने मुल्क में ही था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई इस घर में कदम रखने की जहाँ कभी खुशियों का दौर था, जहाँ कभी कोई दुख ना था। आज आज वही घर सुनसान था जिसे देखकर वहशत महसूस होती थी, जिसमें एक पल के लिए भी रुकने को जी नहीं चाह रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था लेकिन वो वहीं रुका रहा। आज कितने सालों के बाद इसकी अपने ही शहर ड्यूटी लगी थी, अपने ही घर के बिल्कुल करीब, और अब भी अगर वो यहाँ ना आता तो वो बुज़दिल ठहराया जाना था। हान बाबा, दादा जान कैसे हैं? वो वापस मुड़कर अपने घर के वफादार और पुराने मुलाजिम की तरफ देखकर बोला, आप आसिम साहब की बात कर रहे हैं? बाबा की आंखों में हैरानी और ताज्जुब था। इसने महज असबात में सर हिलाया। जी, इनका तो इंतकाल हो चुका है। इनके इंतकाल को तो अब 11 साल हो चुके हैं। और ये सुनते ही जैसे इसके दिमाग की रगें फटने लगी। इसने बेयकीनी से हान बाबा को देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और विलादा कहाँ पर है? वो ठीक तो है? इसे आने में क्या वाकई में बहुत देर हो गई थी? जी, विलादा बीबी तो इसी वक्त इनका वकील उनको ले गया था। आगे आगे मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ पर गई हैं, किसके पास है। खान बाबा मुकम्मल लाइल्मी में बोले। वो वहीं पर खड़ा रहा। इसने कितनी हिम्मत इकट्ठी की थी अपने घर में वापस आने की, लेकिन फिर कभी भी इस हिम्मत को इस्तेमाल नहीं कर पाया। इतना काबिल ऑफिसर होने के बावजूद भी वो अपने अंदर यहाँ आने की हिम्मत जमा नहीं कर पाता था। अब वो क्या करे, कहाँ ढूंढे इसे? पाकिस्तान में इसके लिए सबसे अहम इंसान थी वो, लेकिन शायद वो इस अहम लड़की को हमेशा के लिए खो चुका था। इसका कोई अता पता है आपके पास? इसने वो सवाल पूछा जिसका जवाब इसे खुद भी मालूम था। नहीं छोटे साहब, लेकिन वो अभी कुछ ही हफ्ते पहले आई थी यहाँ पर और मुझसे आपके बारे में पूछ कर गई थी। पहले तो मैंने इन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचाना, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि वो कौन है तो मैं फ़ौरन पहचान गया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी अरमान की कभी मुझसे बात हो तो मैं आपको बताऊं। जवाब गैर मुतवक्का था, यानी अभी भी उसे मोहलत दी गई थी विलादा से मिलने की, इससे बातें करने की, कुछ किए हुए वादे निभाने की। इसने कोई फ़ोन नंबर वगैरह नहीं दिया आपको? वो फ़ौरन बोला। और हान बाबा ने इस बात में देते हुए अपनी वर्दी की जेब से एक पर्ची निकाल कर इसके हाथ में थमाई। वो बहुत ज़्यादा पूछ रही थी आप सब लोगों का। आप उनसे बात करके इनको तसल्ली देना कि वो अब भी अकेली नहीं है। इसकी निगाहें झुकी हुई इस सफ़ेद रंग की पर्ची पर ही मरकूज़ थी। वो किसी बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था कि हान बाबा की आवाज़ तक भी इससे ठीक से सुनाई ना दी। फ़ोन की बेल ने इसे सोच की वादी से बाहर निकाला और इसने कदरे चौंक कर अपना सर ऊपर किया और सफ़ेद रंग की शर्ट से अपना कीमती नए मॉडल का फ़ोन निकाला। फ़ोन की चमकती स्क्रीन पर किसी नाम को देखकर इसने फ़ौरन फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया। फ़ोन में से आती हुई किसी की आवाज़ पर वो पहले कदरे चौंका, लेकिन फिर संभल कर बोला, मैं आ रहा हूँ। इसने मुख्तसर सा कहा और फ़ोन बंद करके वापस अपनी शर्ट की जेब में रख दिया। आप इसे मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर ही हूँ, वो ठीक है? बस ये जानना ही मेरे लिए काफ़ी है। इसकी बात पर हान बाबा हैरान हुए लेकिन इस बात में सर हिलाया और वह वापस मुड़कर तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ गया। घर के बाहर बने वसी लॉन में पहुंचकर इसकी निगाह अपने घर के साथ बने घर पर पड़ी। दोनों ही बहुत आलीशान कोठियां थीं। वो इस घर को ज़ख्मी निगाहों से देख रहा था। ये दोनों घर तो इन तीनों के थे जिन पर इनका सारा दिन रात चलता था, जिनके अंदर से हर वक्त खिलखिलाहटों की आवाज़ें आती थी, जहाँ कोई भी दुख और गम के नाम तक से वाकिफ़ ना था। इसकी निगाहों में आज भी अल्लाह ताला से शिकवे थे। वो अपने हाथ में पकड़ी
सन ग्लासेस लगाता हुआ पोर्च की तरफ बढ़ गया। मेरा सामान मेरे कमरे में रखवा दे बाबा, शाम तक आ जाऊँगा। इसकी बात पर बाबा ने इस बात में सर हिलाया। वो खालिया कैंट की साफ़ और सुरमई सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहा था। ये शहर कभी इसे अपनी जान से भी प्यारा था, लेकिन यहाँ पर बसने वाले लोगों को खो कर इसे एहसास हुआ कि इंसान कभी भी किसी जगह को पसंद नहीं करता, बल्कि इस जगह में बसने वाले लोगों से मोहब्बत करता है, तो उस जगह से भी इश्क हो जाता है। इसके सामने विंडो स्क्रीन पर वो पर्ची पड़ी हुई थी, लेकिन वो अब इस पर्ची को भी नहीं छू पा रहा था। 13 साल हो गए इसे देखे हुए, लेकिन अब भी जैसे इसने इसके जहन में अपना एक नक्श छोड़ा हुआ था। यार उस्मान, आई मिस यू, वो दिल ही दिल में तकलीफ़ से बोला। 13 साल कबल सुल्तान आसिम और आफ्ताब खान दोनों हमसाए थे और एक दूसरे के बिज़नेस पार्टनर्स भी थे। आफ्ताब साहब के 2 बेटे अहद और अरमान, और सुल्तान साहब का एक बेटा उस्मान और बेटी विलादा थी। अरमान, उस्मान और विलादा, इन तीनों में एक दूसरे की जान बसी हुई थी कि अगर एक को थोड़ा सा जख्म भी आ जाए तो दूसरे को भी इतनी ही तकलीफ़ होती थी। इनकी सुबह और रात एक दूसरे के साथ ही होती थी। जब से इन्होंने होश संभाला था, तब से ही उन्होंने एक दूसरे को अपने साथ पाया था। विलादा इन दोनों से 2 साल छोटी थी। 2 साल पहले सुल्तान आसिम और इनकी बीवी फ़ाहरा का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तब से आसिम साहब ने अपने पोता पोती को जान से ज़्यादा अजीज़ रखा हुआ था। उस्मान समझदार था, इसीलिए इसे संभलने में बहुत वक्त दरकार था, जिसमें इसका साथ अरमान ने दिया था। इन दोनों की दोस्ती की पूरी डिफेंस कॉलोनी में मिसाल तक दी जाती थी। इनकी दोस्ती में समझदारी, काम और बचपना ज़्यादा था। गाड़ी ज़ोर से हॉर्न दे रही थी और सामने वाले दरवाजे से विलादा सुल्तान के निकलने के कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था जब ड्राइवर गेट के बाहर अरमान और उस्मान के बार बार कहने पर हॉर्न दे रहा था। गेट के अंदर से आसिम साहब के साथ निकलती हुई 13 साल की विलादा 2 पौनियाँ किए चल के आ रही थी। इसका बैग साथ साथ चल कर आते हुए मुलाजिम ने उठाया हुआ था। शुक्र का कलमा पढ़ो कि मैडम बाहर निकली हैं, अरमान अपनी नाक सकड़ते हुए बोला। मुलाजिम ने गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और विलादा इन दोनों के साथ मुस्कुराकर पीछे बैठ गई। हाय दादा अबू, इन दोनों ने ही इकट्ठे बोला। हाय मेरे बच्चों, अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करे। और फिर गाड़ी आसिम साहब से बहुत दूर होती चली गई। इसने मासूमियत से इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा, जो खा जाने वाली नज़रों से इसे देख रहे थे। विलादत सुल्तान की बच्ची, तुम हमेशा हम दोनों भाइयों को लेट क्यों करवाती हो? अरमान इस पर कड़ी निगाह डालते हुए बोला। वो इसे हमेशा चढ़ाने के लिए इसका नाम बिगाड़ता था, लेकिन मसला ही ये था कि वो कभी किसी बात पर चिढ़ती ही नहीं थी। दादा अबू को मेरी घड़ी नहीं मिल रही थी, वो मासूमियत से मीठी और धीमी आवाज़ में बोल रही थी। कभी खुद भी हाथ पैर हिला लिया करो मेरी बहन। उस्मान इसके शानों पर बाजू खायल करते हुए बोला। विलादा को इसकी बात समझ ना आई, लेकिन इसने फिर भी सर इस बात में हिला दिया। इन दिनों का मामूल था कि वो इकट्ठे ही रोज़ाना स्कूल जाते थे, लेकिन अहद इन तीनों से अलग दूसरी गाड़ी पर अकेले ही कॉलेज जाता था। कुछ ही देर में वो कैंट से बाहर शहर में अपने स्कूल के गेट के सामने थे। विलादत, आज हमारा फुटबॉल मैच है, दुआ करना कि हमारी टीम जीत जाए, वरना वो बहुत बेइज्जती होनी है हमारी सबके सामने कि तुम्हारी एक सोच है। अरमान गाड़ी से बाहर निकलते हुए इससे बोला। अरमान, अगर मैं दुआ करते हुए पकड़ी गई तो टीचर से डांट पड़ेगी ना, इसीलिए स्कूल में मैं दुआ नहीं कर सकती। वो इतनी मासूम थी और इतने धीमे अंदाज में रुक रुक कर बात करती थी कि कभी कभार अरमान और उस्मान इसे अपने कोल गैंग में शामिल करने पर पछताते थे। इन्हें अपने जैसे होशियार, चालाक और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले बच्चे गैंग के लिए चाहिए थे, लेकिन दादा अबू के कहने पर इन्हें इसे मजबूरन अपनी टीम में शामिल करना पड़ा। उस्मान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दादा अबू से कहो कि इसे दिमाग वाले डॉक्टर के पास लेकर जाएं, वरना काम बिगड़ जाएगा। डॉक्टर को बोलो कि ज़रा देखें तो सही कि इसके अंदर दिमाग है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर जल्द अज जल्द लगवाओ, वरना इसकी मासूमियत हमारे सिगरेट गैंग को नुकसान पहुँचा सकती है। अरमान इसकी हालत देखकर फ़ौरन बोला, मैं करता हूँ दादा अबू से बात। अब वो स्कूल के गेट के पास पहुँचे तो अरमान भी कदर संजीदगी से गोया हुआ। उस्मान, तुम हमेशा अरमान की ही साइड लेते हो, मेरे साथ अब बात ना करना। अगर मेरे पास दिमाग ना होता तो तुम दोनों को खादिया और अफनान और वसीम के गैंग के सीक्रेट्स कौन निकलवा कर देता? वो मुँह बसूरते हुए बोली तो अरमान और उस्मान को फ़ौरन इसकी नेकी याद आई। वो दोनों भाग कर इसके गले लग गए। नहीं मेरी बहन, हम सब में से सबसे ज़्यादा दिमाग
तुम्हारे पास ही है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। उस्मान झट से बोला तो विलादा की होंठों पे मुस्कुराहट छा गई। अच्छा, अब ज़रा हादिया से बैड बॉयज़ गैंग के अगले महीने की सिलेक्शन के बारे में भी पता लगवाना। एक बार पता चल जाए ना कि वो अगले महीने सीनियर्स को अपनी बेसुरी आवाज़ से कौन सा गाना गा कर सुनाने वाले हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार फिर हम इनका गाना चुराने में कामयाब हो जाएंगे और गोल बैंड की स्कूल में वाह वाह हो जाएगी। अरमान इसके फ़ौरन बाद बोला, चलो ठीक है, आज ही मैं इन दोनों को कुछ चॉकलेट्स देकर इनके भाइयों के गाने के बारे में पूछ लूँगी। तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ड्राइवर अभी तक स्कूल के बाहर इनके बैग पकड़ने खड़ा था और इन तीनों की हमेशा की तरह बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। फिर इन तीनों ने एक दूसरे के हाथों पर हाथ मारा और अपने अपने बैग्स पकड़कर गेट की तरफ बढ़ गए। विलादा गर्ल्स ब्लॉक में चली गई और वो दोनों बॉयज़ ब्लॉक की तरफ बढ़ गए। वो इस वक्त अपनी क्लास में बैठी कोई टेस्ट कर रही थी जब इसे ज़ोरदार फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वहाँ पर मौजूद सारे बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। इसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पर। बस ऊंची ऊंची आवाज़ें आने पर इसने अपने दोनों हाथों को मजबूती से कानों पर रखकर आवाज़ में कमी करनी चाहिए। सामने खड़ी टीचर ने खौफ के मारे भागकर क्लास का दरवाज़ा बंद करके इस पर कुंडी लगा दी और बच्चों को संभालती हुई कलमा पढ़ने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक इसे ये आवाज़ सुनाई देती रही और फिर अचानक एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे और एक बार फिर ज़ोर से गोलियां चलने लगी। इसकी आंखों से ज़ारों के तार आंसू निकल रहे थे, लेकिन इसकी आवाज़ दूसरे बच्चों की तरह बुलंद नहीं थी। तकरीबन 10 मिनटों के बाद फायरिंग की आवाज़ें आना बंद हो गई और कुछ ही देर में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। सामने खड़ी टीचर का अपना जिस्म भी कांप रहा था, लेकिन वो हिम्मत करती हुई दरवाजे के पास आई और इसे खोला। बाहर आर्मी के 2 एहलकार खड़े थे और वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़े। वो टीचर झटका खाकर दीवार के साथ पीछे खड़ी होकर मुँह पर हाथ दिए हुए रोने लगी। वो आर्मी ऑफिसर सब बच्चों को प्यार से अपने साथ लेकर चल रहे थे। इनमें विलादा भी शामिल थी। वो जब बाहर निकलती तो सारी क्लासेस में से लड़कियां बाहर रोती हुई निकल रही थी। वहाँ पर किसी को एक ज़ख्म तक नहीं आया था। अंकल, मेरा भाई, एक 15-16 साल की लड़की चीखती हुई सामने खड़े आर्मी ऑफिसर से कुछ कह रही थी। फायरिंग बॉयज़ के स्कूल में हुई थी। बेटा, आप मेरे साथ बाहर आओ, आर्मी वहाँ अंदर आ गई है। सब बच्चे बाहर निकल आते हैं, आप परेशान मत हो, फौजी ने इससे प्यार से कहा। मिस तला वहाँ पर है, मैंने खुद सबकी चीखों की आवाज़ें सुनी हैं, सब रो रहे हैं, इन सब पर फायरिंग हुई है। वही बच्ची अपने सामने खड़ी टीचर से रोते हुए चला रही थी। इस जैसी और भी बहुत सी लड़कियां अपने भाइयों की सलामती के लिए दुआ करती हुई रो रही थी। विलादा ये सब सुनकर सन्नाटे में आ गई। इसके जहन में एक झमाका से उस्मान और अरमान आए। इसने इधर उधर देखे बिना फ़ौरन दौड़ लगा दी और भागती हुई सीढ़ियाँ अबूर करती हुई नीचे की तरफ बढ़ी। नीचे कुछ फ़ौजी हाथों में बड़ी बड़ी रफल्स लिए खड़े थे, जिन्होंने इसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मुझे उस्मान और अरमान के पास जाना है, वो अंदर हैं, मुझे मेरे भाइयों से मिलना है, वो चीख रही थी। और नीचे वाले फ्लोर में भी लड़कियों की रोती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तकरीबन 15 मिनट तक वो ऐसे ही एक आर्मी ऑफिसर के पास बैठी रोती रही। जब बाहर से 3 फ़ौजी इनकी तरफ बढ़े और इन दूसरे फौजियों से कुछ कहकर आराम आराम से लड़कियों को स्कूल से बाहर निकालने लगे। फिर एक अजीब किस्म का तूफ़ान बरपा था। हर जगह क़यामत का समा था। खून, हर जगह खून था। एम्बुलेंस के दिल को चीर देने वाले सायरन, बच्चों की चीखती और कराहती हुई आवाज़ें, माँ बाप का दीवाना वार अपने बच्चों को ढूंढना जैसे आज हशर का दिन था। वो इधर उधर भाग रही थी, हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन ना ही इसे अरमान मिला और ना ही उस्मान। अचानक इसकी निगाह अपने सामने पड़ी तो जैसे रूह तक अंदर झुलस गई हो। सामने अरमान था, जिसके एक बाजू से खून बह रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा खून जैसे इसकी आंखों से निकल रहा था। अरमान के साथ इसके माँ बाप खड़े थे और साथ ही इसके दादा भी बिल्कुल निडाल होकर एक एम्बुलेंस के करीब खड़े थे। कौन नहीं था वहाँ? वो बहुत गौर से सबके करीब से गुजरते स्ट्रेचर को देख रही थी, जिसके पीछे अरमान दीवाना वार दौड़ रहा था। स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा और अरमान चीखता हुआ इस एम्बुलेंस के पीछे पीछे था। इसके माँ बाप इसकी ये हालत देखकर खौफजदा हो रहे थे और दुख वाज़िह तौर पर इनके चेहरे पर आया था। उस्मान होश आने पर वो फ़ौरन उनकी तरफ भागी। आसिम साहब ने इसे देख लिया, लेकिन एक बार फिर इनका सर झुक गया। किस किस की मौत इन्हें अब अपनी आंखों के सामने देखना पड़ रही थी। वो भागती हुई एम्बुलेंस के अंदर जाने ही लगी थी कि आफ्ताब साहब ने इसे अपने हाथों से पकड़ लिया और बुरी तरह रो देने को हुई।
बस बेटा बस हमारे साथ घर चलो। अब की बार इसने अपने दादा को भी एम्बुलेंस में बैठते हुए देखा। कोई एम्बुलेंस का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद करते जा रहा था। आखिरी नज़र इसकी आंसू से भीगे अरमान के चेहरे पर पड़ी, जिसने किसी बेजान जिस्म का हाथ अपने हाथ में लिए होंठों से लगाया हुआ था। उस्मान कहाँ पर है अंकल? मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, मुझे इसके पास जाना है, वो चिल्ला रही थी। नौशीन बेगम ने इसे अपने करीब लाकर गले से लगा लिया और बुरी तरह फूट पड़ी। उस्मान घर जा रहा है मेरी जान, आओ हम भी घर चलते हैं। ये सुनकर इसका दिल जैसे मुतमईन हो गया और वो इन दोनों के साथ चल कर गाड़ी की तरफ मुड़ गई। अभी इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि सामने वाले मंजर ने इसे मज़ीद दुखी कर दिया। तलहा प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, मामा देखें ना, तलहा जाग नहीं रहा। वो ऐसे ही करता है, अगर 5 मिनट भी फारिग रहने को मिल जाए तो सो जाता है, लेकिन अब वो क्यों नहीं उठ रहा? ये वही लड़की थी जो इसने अपनी बिल्डिंग में देखी थी। इसके सामने भी स्ट्रेचर पर लिटा कर इसके भाई के बेजान जिस्म को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। इसका बाप इसके सर पर हाथ रखते हुए रो रहा था, लेकिन इसकी माँ बस ताकत से खड़ी अपने बेटे को ही बेयकीनी से देखे जा रही थी कि शायद वो अभी उठ जाए, कि शायद सब झूठ हो। क्या आज वाकई में क़यामत का दिन था? वो गाड़ी के अंदर बैठ गई और गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। एक माह के बाद उस्मान इन सब की ज़िंदगियों से दूर जा चुका था, इनसे बिछड़ चुका था। इसके सीने में एक गोली लगी थी और एक टांग पर 1 महीना हो गया था, लेकिन विलादा को सब्र नहीं आता था। वो कैसे इसे दूर जा सकता था? इसके दादा एक बार फिर इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार का दुख वाकई में बर्दाश्त से बाहर था और हिम्मत और हौसले की सारी हदें पार कर चुका था। वो सारा दिन उस्मान के घर में बैठी बेयकीनी और सदमे से इसकी चीज़ों को देखती रहती। इस वक्त भी वो इसी के कमरे में इसी के बेड पर ही लेटी सामने ज़मीन पर पड़े गिटार को देख रही थी। यार अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो सिर्फ सिंगर, हम दोनों मिलकर सारे सिंगर्स की धूम मचा देंगे, सब हमारे सामने बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। वो तीनों इस वक्त अपने सीक्रेट क्लब में सोफ़ों पर बैठे हुए थे जब उस्मान बोला, और मैं भी सिंगर ही बनूंगी। वो खुशी से अपनी चमकती हुई आंखों से इन्हें देखती हुई बोली, शक्ल देखिए अपनी, चलो शक्ल को छोड़ो, वो तो फिर भी बेहतर है। तुमने कभी अपनी आवाज़ सुनी है? कल हो ना हो देखकर सारा दिन रोने की वजह से तुम्हारा गला ख़राब हो गया है लड़की, अरमान इससे तंज़िया अंदाज में बोला, और फिर वो दोनों दिल खोल कर हंसने लगे। इसका फुलाया हुआ मुंह देखकर अरमान फ़ौरन बोला, चलो ऐसा करना, तुम हमारी पर्सनल असिस्टेंट बन जाना, ठीक है? और इसके चेहरे पर एक बार फिर दिल फरेब मुस्कुराहट भर आई। ठीक है फिर डन हो गया, तुम दोनों के कपड़े मैं ही सिलेक्ट किया करूँगी। उस्मान और अरमान ने इसकी बात पर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए कहका लगाया, यार कहाँ से इस पागल को उठा रहे हो? और अरमान फिर से हंसने लगा। इसी हंसी में उस्मान का भी इजाफा हो गया और फिर इन कहकों की आवाज़ से अपने से दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। दूर, बहुत दूर, जैसे अब आवाज़ खाई में हो, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गई। इसकी आंखें एक बार फिर आंसू से भीग उठी थी। आई मिस यू उस्मान, आई लव यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। लेकिन वो वहीं पर इसके तकिए को ज़ोर से पकड़ कर रोती रही। विलादा बेटा, इसे अपने करीब से अपने दादा की आवाज़ आई। वो खामोश रही और दबी दबी आवाज़ में सिसकियाँ भरने लगी। आसिम साहब इसके करीब आए और इसे देखते ही जैसे दिल ही बैठ गया उनका। विलादा मेरी बच्ची, इनकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। इसने मासूमियत से अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और अपने ज़ईफ़ दादा की जानिब देखा, जिसकी आंखों में इससे भी ज़्यादा गहरा और सदियों पुराना कर्ब था। और अपनी हथेली की पुश्त से जल्दी से भीगे रुखसार साफ करते हुए उठ कर बेड पर बैठ गई और आसिम साहब के शाने के साथ लग गई। इसकी निगाहें अभी तक गिटार पे ही मरकूज़ थी। दादा अबू, मुझे उस्मान की याद आ रही है, मैं किसी तरह इसके पास नहीं जा सकती, बस एक दफ़ा मिलकर वापस आ जाऊंगी। आसिम साहब इसकी बारी और भीगी हुई आवाज़ पर आंखें मेच कर रह गए। वो किस तरह इसे संभालें? उनकी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं था। वो किसके हवाले करके जाएंगे अपनी पोती को? वो यही सवाल बार बार अपने से पूछ रहे थे। वो विलादा के नाम सारी जायदाद तक भी लगवा चुके थे। मेरी जान, हम उस्मान से बहुत जल्दी मिलेंगे, और वैसे भी वो अभी हमें देख रहा है और पता है इसे तुम्हारे रोने पर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मेरी बच्ची अब तुम रोगी नहीं, वरना उस्मान नाराज़ हो जाएगा। इनके चेहरे पर रंज और तकलीफ़ वाज़ेह थी। वो इससे ये बात टूटे हुए लहजे में कह रहे थे, दादा अबू, इसका मतलब है वो हमें देख रहा है, तो फिर हम कब मिलेंगे उससे? पता है सब कह रहे थे कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो इनकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, हम इसे बहुत जल्दी मिलेंगे, और जो भी कहता है कि हम उसे नहीं मिल पाएंगे तो वो बिल्कुल गलत कहता है, इसलिए आप परेशान नहीं होना। और तुम्हारी एक मज़े की बात बताऊं, वो इसकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश कर रहे थे। विलादा ने अपनी भनुएं अचकाते हुए इन्हें सवालिया निगाहों से देखा। इस वक्त उस्मान जन्नत में बहुत खुश है और खेल रहा है। वो मामा बाबा के पास है अब, और फिर मामा बाबा तो अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं ना।
हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन वो सब हमें ऊपर से देख रहे होंगे। लेकिन मुझे भी इसे देखना है, प्लीज़ दादा अब्बू। वो अपनी ही बात पर अड़ी हुई थी। आसिम साहब एक लंबी सी सांस अंदर खींचते रह गए। देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे, वो इसको अपने साथ लगाते हुए बोले। अच्छा, अब तुम जल्दी से अरमान से भी मिल लाओ, वो आज यूके जा रहा है। आसिम साहब इससे प्यार से बोले, लेकिन वो एक बार फिर साकत सी बैठी इन्हें बेयकीनी से देखने लगी और अगले ही लम्हे वो बिना कोई चप्पल पहने बाहर की तरफ दौड़ गई। नहीं नहीं, वो दिल में बोल रही थी। 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई। अरमान के घर के आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें कुछ सामान और बड़े बड़े सूटकेस डाले जा रहे थे। वो तेज़ी से भागकर गेट के अंदर दाखिल हो गई और मेन डोर खोलकर सीधा छत पर अरमान के कमरे की तरफ भागी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और अंदर से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी। लीव मी अलोन, आई डोंट वांट टू गो वेयर एनी डैड, वो ऊंची आवाज़ में बोला था। वो भागती भागती वहीं पर रुक गई और कदरे आराम से चलती हुई कमरे की तरफ आई और दरवाजे पर हाथ रखती हुई वहाँ पर खड़ी हो गए। अंदर अरमान बेड पर बैठा अपनी हथेलियों में सर गिराए रो रहा था और नशीन साहिबा और आफ्ताब साहेब विलादा की जानिब पुश्त किए खड़े अरमान को ही देख रहे थे। अरमान, हमें अब यहाँ पर डर लगता है, हम तुम दोनों को नहीं खो सकते, किसी कीमत पर भी नहीं, नशीन साहिबा तकलीफ से बोली। अरमान ने अपना झुका हुआ सर उठाया और जैसे अफसोस से इन्हें देखा। बहुत सी माँओं ने अपने बच्चे खोए हैं मम्मी, मेरी उम्र के ही थे सब बच्चे, लेकिन वो अब भी ज़िंदा ही हैं। इसकी सांस रुक तो गई है। मैंने भी अपना दोस्त खोया है, लेकिन मैं भी ज़िंदा हूँ और मैंने कह दिया है कि मुझे यहीं पर रहना है, इसी स्कूल में पढ़ना है, मुझे अपने उस्मान के लिए कुछ करना है मामा। वो एक बार फिर सिसकियाँ भरने लगा। ड्राइवर सामान पैक कर चुका है और तुम्हें हमारे साथ हर सूरत में चलना है। ये कहकर आफ्ताब साहब पीछे मुड़े और अपने ऐन सामने विलादा को पाया। वो इसको देखकर एक बार फिर परेशान हो गए। इन्हें इसकी भी फ़िक्र थी। वो चलकर इसके करीब आए, जो अपना सारा वज़न शायद दीवार के साथ लगाए खड़ी थी। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। कैसी हो विलादा? इनकी आवाज़ पर नौशीन साहिबा समेत अरमान ने भी इसे देखा। विलादा जवाब में कुछ भी ना बोली और एक शिकवा कन निगाह इस पर डाली। आप मेरे दोस्त को मुझसे दूर क्यों लेकर जा रही हैं? अब इसकी आंख से आंसू का एक कतरा निकला था। आफ्ताब साहब ने ताज्जुब से इसे देखा। मजबूरी है बेटा, हम आपसे मिलने आया करेंगे, पर मैं अकेली हो जाऊंगी। वो रो रही थी। आफ्ताब साहब ने इसे अपने साथ लगा लिया। आप थोड़ी देर के लिए अरमान के पास बैठो, फिर हमें जाना है। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द वापस आएंगे। इस वाक़े ने इनके दिल में वाकई खौफ पैदा कर दिया था। इससे ज़्यादा नौशीन साहिबा को डर था, सिवाय इन्हें भी अब ये मुल्क छोड़कर जाना था। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए और अब वहाँ पर सिर्फ विलादा और अरमान मौजूद थे। अरमान से एक टुक देखे जा रहा था और वो इसे रोती हुई देखे जा रही थी। फिर वो अपने बेड पर से उठकर इसकी तरफ बढ़ा। विलादा, तुम मत जाओ प्लीज़। इससे पहले कि वो इससे कुछ भी कहता, वो फ़ौरन बोली, मैं वापस आ जाऊँगा विलादा। वो तकलीफ़ से बोला। पक्का? वो फ़ौरन मान भी गई थी। उस्मान का सब कहते थे कि वो वापस नहीं आएगा और ना ही उस्मान ने खुद इससे कुछ कहा था। वो जब इसे आखिरी बार मिली थी तो वो बेजान था, लेकिन अरमान कह रहा था कि वो वापस आ जाएगा, तो इसे तसल्ली हुई और इसके चेहरे पर इत्मीनान उभर आया। अरमान ने इस बात में सर हिलाया। विलादा ने इसे पूरे 1 माह से नहीं देखा था और अब जब वो इसे देख रही थी तो एक बार फिर रोने लगी। तुम रो मत विलादा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बस चंद सालों की बात है, फिर मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँगा। इसे देखकर अरमान को तकलीफ़ हो रही थी, हालांकि अरमान खुद भी आबदीदा था। इसने विलादा के आंसू अपने हाथों से साफ़ किए और इसे अपने साथ बेड पर ले आया। तुम्हें पता है, मैंने कल ख्वाब में उस्मान को देखा था, इसने प्यार से विलादा को कहा। विलादा ने बेचैनी से इसे देखा, फिर वो बेताबी से बोली, पता है, ख्वाब में मैं, तुम और उस्मान एक खूबसूरत से बाग में थे। ज़मीन पर घास नहीं थी, बल्कि गुलाबी रंग के फूल हर जगह बिखरे हुए थे। तुम्हारे मामा और बाबा सामने खड़े हम तीनों को रेस लगाने का बोल रहे थे। हम तीनों ने रेस लगाई तो उस्मान वो रेस जीत गया था। विलादा जितने साथ ही वो भागकर अपने मामा बाबा के गले जाके लग गया और इसी वक्त वो तीनों कहीं पर गायब हो गए। पता है, ये ख्वाब देखकर मुझे पता चल गया है कि वो खुश है। अब भी वो जन्नत में बहुत खुशी से रह रहा है, इसलिए तुम इसकी वजह से रोना बिल्कुल भी मत, ओके? वो इसको प्यार से बोला। लेकिन मुझे इसकी याद आए तो मैं क्या करूं? अगर मेरा इससे मिलने को दिल करे तो फिर भी मैं क्या करूं अरमान?
सब कहते हैं कि वो खुश है, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो तो हमें देख रहा है, लेकिन मैं उसे क्यों नहीं देख पा रही हूँ। इसके सवाल का जवाब तो अरमान के पास नहीं था, लेकिन फिर भी इसने अपनी बातों से इसे कायल करना चाहा। विलादा, वो जहाँ पर भी है वहीं पर हम लोगों ने भी एक दिन जाना है, इसीलिए अभी हम इससे मिल नहीं सकते, लेकिन एक ना एक दिन हमारी इससे मुलाकात ज़रूर होगी। और ये बात कहते हुए इससे मायूसी हुई थी। क्या वो लोग इस दुनिया में ही इकट्ठे नहीं रह सकते थे? अरमान, अब आ जाओ, टाइम हो गया है जाने का, मामा और डैड बुला रहे हैं। अहद ये कहकर वापस मुड़ गया और विलादा का दिल जैसे बैठने लग गया। अरमान वहाँ से उठ गया, लेकिन इसने फ़ौरन इसकी कलाई पकड़ी। प्लीज़ मत जाओ, वरना मैं अकेली रह जाऊंगी। वो इसे समझाना चाहती थी कि इसे अब अकेले रहने से वहशत होती है। वो अंदर ही अंदर मर जाएगी, क्योंकि सिर्फ वही दोनों तो थे जिनके साथ इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और आगे भी गुजारना चाहती थी। लेकिन नहीं, इन दोनों को ही जाना था, एक को इस दुनिया से और दूसरे को इसकी दुनिया से। अरमान ने थके मांदे जिस्म से इसका हाथ अपनी कलाई से हटाया और वापस इसका हाथ पकड़ कर इसे बाहर ले गया। बाय विलादा, अपना ख्याल रखना। वो उसके गेट के पास खड़ा था। विलादा अपने दादा के साथ बाहर खड़ी रोते रोते इसका हाथ पकड़े हुए थी। मैं नहीं रखूँगी। इसका गला रंधा हुआ था। फिर अरमान ने ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़वाया और गाड़ी में बैठ गया। फिर बारी बारी आफ्ताब साहब, इस्मा साहिबा और अहद इन दोनों से मिले और गाड़ी में बैठ गए। विलादा वहीं पर खड़ी शीशे के इस पार बैठे अपने आंसू पोंछते अरमान को देखने लगी। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो जैसे इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, और जब गाड़ी चली तो जैसे इसका दिल धड़कना बंद हो गया और इसकी आंखों में बेयकीनी सिमट आई। उस्मान भी कुछ इसी तरह इसकी नज़रों से ओझल हुआ था, और अब वो भी इससे दूर हो रहा था। गाड़ी दूर जा रही थी और वो भी इससे दूर हो रहा था। इसने अपने दादा के हाथ पकड़े हुए थे, जिन्हें उन्होंने इसके गले पर जोड़ रखा था। अरमान को जाता देख गई, लेकिन कुछ बोल ना पाई। वो खामोशी से आसिम साहब का हाथ अपने गले में से निकालकर अंदर की तरफ भाग गई। इसने फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई और दुख से अपनी आंखें मींच ली। आज भी वो 13 साल पुराना मंजर इसे याद आता तो सारे जख्म ताज़ा हो जाते। 13 साल गुजर जाने के बाद भी इसे लगता था कि आज भी इसका गम इतना ही गहरा है जितना इस वक्त था। वो कभी उस्मान को भूल नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे इसके सामने बहुत से लोग ही क्यों ना हों, इस दुनिया से चले गए हों। लेकिन जब बात इसके दोस्त पर आती है तो वो दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन इंसान बन जाता था। अभी इसे विलादा को भी ढूंढना था। पता नहीं वो कैसी होगी, पता नहीं वो कैसी दिखती होगी। इसने सेट से टेक लगाई और अपनी आंखें बंद कर ली। वो कभी भी यूके में एडजस्ट नहीं हो पाया था। इसने बहुत मुश्किल से अपने 3 साल वहाँ पर बेदिली से गुजारे और फिर मुश्किलों से आफ्ताब साहब को मनाकर वापस पाकिस्तान आ गया। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, वो लोगों की हिफाजत करना चाहता था जो उसके साथ इसकी ज़िंदगी में हुआ। वो अपनी कोशिश से लोगों को इस चीज़ से बचाना चाहता था। वो अपने अंदर की तकलीफ़ से निजात हासिल करना चाहता था। हफशीन साहिबा और आफ्ताब साहिबा ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो जैसे कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। वो 3 सालों के बाद पाकिस्तान आ गया। आफ्ताब साहब अब अपना बिज़नेस यूके में इस्टेब्लिश कर चुके थे, सो इन सब के लिए अब पाकिस्तान आना मुश्किल था। ताहम वो इसके एडमिशन के लिए पाकिस्तान आए और फिर वापस भी चले गए। इसने आफ्ताब साहब के एक मेजर दोस्त हारून की मदद से कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर बहुत मेहनत और जद्दोजहद वाले प्रोसेस गुजरने के बाद वो आर्मी में सेलेक्ट कर लिया गया। इन 13 सालों में पाकिस्तान रहने के बावजूद भी वो कभी अपने घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका था। नौशीन साहिबा इसके लिए पहले बहुत परेशान हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं इन्हें अचानक क्या हुआ था कि वो अब ना इसके लिए परेशान होती थी और ना ही फ़िक्रमंद। सभी इनके लिए इस बदलाव पर बहुत हैरान हुए थे, यहाँ तक कि अरमान को खुद भी इनके इस अंदाज़ पर हैरानी हुई थी। वो अब इसकी हैरियत भी पूछती तो हमेशा साथ ये भी कहती, तुम्हें अब मेरा फ़ख्र बनना है अरमान, तुम अब अपने मुल्क के लाखों मुहाफ़िज़ों में से एक हो और तुम्हें पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हें अपने नाम की लाज रखनी है। सब ने इसके नाम का मतलब हमेशा से बहादुर इल्मदार लिया था। इसे इल्म नहीं था कि वह वाकई में हमेशा से ही एक फ़ौजी बनने के लिए चुना गया था और अब इसे अपना सारा काम ज़िम्मेदारी से निभाना था। इसे वाकई में अब अपने नाम की लाज रखनी थी। महज कुछ ही अरसे में वो अपनी बहादुरी और बुलंद हौसले की वजह से मुल्क का एक जाना माना सिपाही बन गया। इसने अपनी आंखें खोली और वापस गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। वो अब शक्ल सूरत में भी पहले जैसा नहीं रहा था। इसका रंग हमेशा की तरह सुर्ख सफ़ेद और साफ़ था, लेकिन इसके चेहरे के नकुश बदल चुके थे। पुरकशिश डार्क ब्राउन आँखें, हल्की सी दाढ़ी और हल्की मूछें, उठी हुई मगरूर नाक, बालों को जेल से पीछे
किया गया था वो वाकई में बहुत खूबसूरत हैंडसम था, लेकिन इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर सर्द महर और स्पॉट था, जैसे हर किसी से बेजार और नाराज़ हो। वो अब पुराने वाला, हर वक्त मजाक करने वाला और हमेशा हंसने वाला नहीं रहा था। इसके अंदर की एक वाहिद तकलीफ़ ने इसे बेहिस बना दिया था। इसने शायद ही 13 सालों में कभी किसी से कोई मजाक किया हो। आधी संगदिली और तलही इसका शुबा इसमें ले आया था। फिर अचानक से इसे कुछ देर पहले आई हुई फ़ोन कॉल याद आई और इसने फ़ौरन अपनी गाड़ी का रुख CMH की तरफ मोड़ा। वो हॉस्पिटल के एक कमरे में दाखिल हुआ। अंदर सामने बेड पर एक खुश शक्ल लड़का बैठा हुआ था और इसके पास ही मेडिकल कोट पहने एक लड़की खड़ी थी। इसको कमरे में दाखिल होता देखकर इन दोनों ने इसे देखा और मुस्कुराए। क्या हुआ असद? वो चलकर इन दोनों के पास आया और इसके शाने पर हाथ रखा जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। प्रैक्टिस करने के दौरान थोड़ी सी चोट लग गई थी, असद हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। ये थोड़ी सी चोट है असद, साथ खड़ी सहर डिटाई से बोली। भाई आप ही बताएं कि ये छोटी सी चोट है। इसी निगाह अब अपने साथ खड़े 6 फुट के आदमी पर पड़ी। अरमान ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, अभी देखना, एक दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। वो इसी तरह मुस्कुरा रहा था और सहर को इसका मुस्कुराना बुरा लगा। आप लोग पागल तो नहीं हो गए? इतनी बड़ी चोट को एक मामूली सी चोट कह रहे हैं? वो असद के एक बाजू और एक टांग पर पट्टियाँ लगी देख कर गुस्से से बोली। सहर असद की मंगेतर थी और CMH में डॉक्टर के तौर पर जॉब कर रही थी। सहर, तुम तो यहाँ पर रहकर इतनी सीरियस कंडीशंस देखती हो और तुम्हें मेरी हालत की क्या खतरनाक लग रही है? असद बोला। अपनों की बात तो कुछ और ही होती है ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनों की तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होती है। इसके बाद पर अरमान एक गहरी सोच में डूब गया। वो इसकी बात से वाकई में इत्तफा कर रहा था। फिर कुछ भी कहने बिना वापस सामने पड़े गिरे काउच पर आकर बैठ गया। सहर एक बार फिर असद से बातें करने लग गई और वो अपने फ़ोन में मुकम्मल तौर पर महव हो गया। इसे 1 हफ़्ते की छुट्टी मिली थी और फिर इसे खारिया में ही एक प्रोजेक्ट पर काम करना था। इसी दौरान किसी ने कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह और तेज़ी से खोला। कमरे के अंदर एक लड़की और एक लड़का दाखिल हुए। लड़की अंदर ऐसे आई जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो। इन तीनों की इकट्ठे ही निगाह दरवाजे की तरफ गई। वो मेडिकल कोट में मलबूस लड़की गिरते गिरते बची थी और पीछे से दाखिल होता लड़का जिसका मेडिकल कोट इसके हाथ में था। इस तख्तिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ अपने बालों पर हाथ फेर कर आगे बढ़ गया। वो तीनों अभी तक इन्हें ही देख रहे थे। इस लड़की ने दरवाजे के हैंडल से बंधा अपना साड़ी का पल्लू खींचा और गुस्से से चलकर 2 कदम आगे बढ़ी। डॉक्टर दानियाल, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरमान के कानों में कदरे चलाती हुई आवाज़ गूंजी। वो लड़की इसके सामने पुश्त किए हुए थी। वो बस इसका ऊंचा कद और खिले हुए सिल्की, नरम और मुलायम और कदरे लंबे बाल ही देख सकता था। मैं जानता हूँ कि आप चुड़ैल हैं, दानियाल ये कहकर असद के पास जाकर खड़ा हो गया। इस लड़की की निगाह अब दानियाल को खा जाने वाली नज़रों से देखने के बाद सीधी बेड की तरफ आ गई और सामने बैठे आदमी को देखकर जैसे बेयकीनी के आलम में वो वहीं पर खड़ी रह गई। असद, आप? वो भागकर असद के करीब बेड के पास आई। असद और सहर वहीं पर खड़े इसे देख कर मुस्कुराए। आपको क्या हुआ है? इसके चेहरे पर परेशानियां यहाँ थी। आप मेरे भाई को कैसे जानती हैं? जवाब की बजाय सवाल किया गया। वो भी दानियाल की तरफ से आया। इसने एक बार फिर बेयकीनी से दानियाल को देखा। अच्छा, तो ये नमूना आपका भाई है? वो मुश्किल से अपनी हंसी छुपाकर बोली। बदला लेने की बारी इसकी थी। दानियाल ने गुस्से से इसे देखा। हाँ जी, ये नमूना मेरा भाई है, लेकिन तुम इसे कैसे जानती हो? असद हैरानी में बोला। लो भाई, कौन है इस हॉस्पिटल में जो इन दोनों को नहीं जानता? इन दोनों की लड़ाई तो मशहूर है यहाँ पर। आखिरी बार जब इन दोनों की पोस्टिंग हुई थी तब भी एक ही शहर में थे और बदकिस्मती से आप भी इकट्ठे ही हैं। सैर हंस रही थी। लेकिन असद, मैंने कभी भी इनको आपके घर में नहीं देखा। वो एक तेज़ निगाह दानियाल पर डालती हुई बोली, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि मैं कम से कम अपने घर में 2 पल सुकून के गुजार लूँ। अगर आप घर में भी मेरे सामने आ जाती तो शायद वहाँ पर भी मुझे ना बख्शती। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, और मेहरबानी फरमाकर आइंदा भी मुझे नज़र ना आइएगा और याद रखिएगा कि अब अगर आपने मुझे धक्का दिया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो अपनी शहादत की उंगली इसके सामने करती हुई बोली। क्या मेरा भाई तुम्हें बहुत तंग करता है? असद को अब की बार जैसे अफसोस हुआ। कसम से बहुत करता है वो रोने की खुद ही, लेकिन शायद इसके चेहरे के तासरात बिल्कुल मसनूई थे। झूठ बोल रही है ये। भाई, मैं तो अपनी बड़ी बहनों की तरह इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन सच में कुछ बंदों को इज़्ज़त रास नहीं आती। वो मायनी हेज़ लहजे में बोला तो वो लड़की जल बुझ कर रह गई। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? मैं आपसे कब से बड़ी हो गई और मैं आपकी कब से बहन बन गई? इसने इसे घूरा।
आप देखते जाओ डॉक्टर दनियाल, हारून तुम्हें छोड़ गई तो बात करना। इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वहाँ पर कौन कौन मौजूद था। वो इसके सामने खड़ा था। जो कुछ भी इसके मुंह में आया इसने बोल दिया। देख रहे हैं आप, इसी तरह डरावनी डरावनी शक्लें बनाकर ये मुझे डराती है। इसकी बात पर असद मुस्कुरा दिया।